बिहार की राजनीति किसी शतरंज के खेल से कम नहीं समझा जाता है। पुरखों पुरखियों की वो पॉलिटिकल किस्से हमारे जेहन में एक राजनीतिक या फिर राजनीति विचार का खाका खींच ही देता है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो बढ़ती उम्र के साथ हमारी राजनीतिक समझ भी कद दर बदर बढ़ती जाती है। लेकिन यह उम्र का तगाजा कहिए या फिर बिहार की धरती की उपज, बस इतना समझ लीजिए कि यह राजनीति है, यह सब कुछ सही है। चाहे आप बात करें बिहार की राजनीति का, तो एक चीज बड़ा अजूबा है। जी हाँ दोस्तों, यह बिहार की राजनीति है। हम राजनीति हैं और खाते भी राजनीति हैं, पीते भी राजनीति हैं और जीते भी राजनीति हैं। जब आप जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का किस्सा पढ़ेंगे तो वह कहीं न कहीं आपको एक बिहार की राजनीति का जीवन का लीला दर्शाएगा। लेकिन जब आप वोटों का बंटवारा किसी क्षेत्रवाद और जातिवाद और भाई भतीजावाद के साथ बंटकर किसी दूर दराज से आए हुए पॉलिटिकल के पार्टियों के मिशन को खत्म होते देखते हैं, तो आपको यह लगना चाहिए कि यह बिहार की राजनीति है जो हम उनकी राजनीति को खा जाते हैं। लेकिन जब आप बिहार की राजनीति को पीने को लेके बात करते हैं तो जेल में बंद पड़ा कोई अपराधी भी बिहार के धरती से एक विधायक और संसद भी बन जाता है। लेकिन अब की बार थोड़ा हम भी सुधरे हैं। हम बिहार की राजनीति अब की बार जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर थोड़ा उठा है और अटक गया है बेरोजगारी पर। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगामी बिहार चुनाव क्या कितना सार्थक साबित हो रही है अपने रूढ़िवादिता पद्धति के छोड़ के। मतलब साफ है कि अब की बार यह देखना कहीं न कहीं लाजमी होगा कि क्या बिहार अपने जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। लेकिन खैर, हम बात करते हैं बिहार संवाद में एक ऐसे पहलू का जिससे आज पूरा बिहार के युवा, बिहार के यूथ एक कुनबे के रूप में बनकर किसी न किसी एक नए किरण का आगाज का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के बेरोजगारी को। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज याद दिला देंगे कि क्या बिहार की राजनीति में यह भी जानना दिलचस्प नहीं होगा कि क्या बिहार अब की बार बिहार सरकार को तेजस्वी यादव पलटने में कोशिश में कामयाब होंगे, या फिर कहीं न कहीं नीतीश सरकार अब पलटने से बच जाएंगे। सवाल साफ है कि तेजस्वी यादव क्या सरकार को पलट देंगे या फिर तेजस्वी अपने आप को उस पलटन से बचा के और सत्ता पे, बिहार की सत्ता पे हाविज हो जाएंगे। खैर, हम ही ने कहीं सारे बिहार के कुनबे को एक ओर समेट चुका है। वह है मुद्दा बेरोजगारी। यह 12 करोड़ आबादी वाले राज्य में अब देखना यह भी बड़ा शानदार होगा कि क्या अब की बार किस चुनावी मुद्दा को यह 12 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य एक नया रंग के रूप में देता है। लेकिन हम बात करेंगे वेब दुनिया वेबसाइट है, उस पर छपे लेख जिसको विकास सिंह अपने साक्षात्कार के जरिए सभी बातें बताए हैं। वह लिखते हैं कि कोरोना काल में हो रहे बिहार चुनाव में इस बार की करीब 40 लाख युवा वोटर पहली बार अपना वोट देंगे। वही राज्यों में इस बार वोट डालने वाले कुल 7 करोड़ से अधिक वोटरों में आधे से अधिक वोटरों की संख्या और उनके उम्र 18 से 39 साल के बीच की होंगी। और यह बताते चले कि वोटरों का यह बड़ा तबका इस वक्त बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरह जूझ रही है। लेकिन जब हम बात अप्रैल 2020 का एक रिपोर्ट का करते हैं जिसमें आंकड़े बिहार के बेरोजगारी को लेकर छपा है, तो उसमें एक चीज साफ हो जाता है कि बिहार की बेरोजगारी
31.2% से 46.6 मतलब 46.6% तक पहुंच गई है। यानी आधा बिहार बेरोजगार है। बिहार की बेरोजगारी देश के बेरोजगारी दर से 2 गुनी है। और इधर प्रवासी मजदूर का घर वापस आ जाना कहीं न कहीं इस जले में घी नमक जले में घी डालने के बराबर है। लेकिन खैर, यह हालात निश्चित ही चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। लेकिन यह उस चिंताजनक स्थिति के पहुंचने के बावजूद भी अब की बार बिहार के लोगों को भी कहीं न कहीं, बिहार के नेताओं को भी और बिहार के लोगों को भी एक चिंताजनक स्थिति में लाकर खड़ा कर दी है। लेकिन जब सवाल ये है कि क्या बिहार सरकार बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया था इसके पहले? मेरा मानना है कि शायद नहीं, क्योंकि बिहार के अगर बीते कुछ प्लानों के बारे में अध्ययन करें, कुछ योजनाओं के बारे में अध्ययन करें, तो यह कहना साफ मना ही होगा कि बिहार के पिछले सरकार या फिर वर्तमान सरकार बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, किया। चाहे आप बात कौशल विकास योजना की बात करें, या फिर विधानसभा भर्ती को लेके, या फिर बिहार पुलिस की भर्ती को लेके, या फिर बिहार दरोगा को लेके, इन तमाम तरह की भर्तियां तो हुई, लेकिन इन भर्तियों में नए नए प्रक्रिया जोड़े गए। हमारे नए नए प्रक्रिया कहने का मतलब कि पहले एग्जाम हुए, उसके बाद क्वेश्चन लीक हुए, उसके बाद रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद बच्चे कोर्ट में गए और मामला कुछ कोर्ट में ही है। सवाल साफ है कि हमारे कुछ भ्रष्टाचार के कारण, हमारे सिस्टम की बदहाली के कारण आज सबसे ज्यादा मार और झेल रहे हैं तो वो है हमारे राज्य के बेरोजगार युवा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर, तो तेजस्वी यादव पे भी नजर हमें डाल ही लेनी चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार पहले से यह बताए जा रहे हैं कि 4,50,000 पहले से जगह खाली है। ठीक है, और वो बता रहे हैं कि जो राष्ट्रीय मापदंड है, मतलब कि जिस तरह राष्ट्रीय मापदंड का मतलब कि अभी का आप बता रहे हैं कि जो सेट लागू हुआ, सेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह एक ऐसा टेस्ट है जिसको किसी भी एग्जाम में, कुछ एग्जाम में भर्ती आपको, जैसे कि एसएससी हो गए, चाहे बैंकिंग के हो गए, तो ऐसे एग्जाम में बैठने के लिए आपको एक एंट्रेंस बेस्ड पेपर देना होगा। अगर आप उस पेपर को क्वालिफाइड करते हैं तो आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो इसको लेके शायद वो जिक्र करते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीय मापदंड के आधार पे और हमारे जो अपने नियम शर्त हैं, इनके शर्त पे सभी भर्तियां कराई जाएंगी। और वो बता रहे हैं कि अभी भी 5,50,000 रिक्तियां बाकी है। दोस्तों, फिर से याद दिला दे रहे हैं कि पहले तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 4,50,000 सीटें खाली हैं। उसके बाद अगर नियम और शर्तों के साथ बात किया जाए, मापदंडों के तौर पे बात किया जाए, तो 5,50,000 सीटें खाली हैं। अब वो बताते हैं, कुछ अपना क्षेत्र बता रहे हैं कि जैसे कि पुलिसकर्मियों में 50,000 से अधिक सीटें खाली हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के जितने भी हैं उसमें 2.5 लाख, और कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूप में 50,000, और जूनियर इंजीनियर के तौर पे 66, और बिजली विभाग जैसे अन्य अभियांत्रिकी विभागों में 75,000 सीटें खाली है। सहायक चपरासी में लगभग 2 लाख सीटें खाली है। बात तो थोड़ा स्पष्ट लग रही है, लेकिन इन सभी पैमाना क्या होगा इन सभी भर्तियों का, यह कहना अभी जल्दीबाजी होगा, और कहीं ना कहीं यह साफ और स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर राज्य सरकार की अपने नियम और शर्त। ठीक है, तेजस्वी यादव सत्ता में आ भी गए तो इस बढ़ती महामारी और महामारी से उत्पन्न संकट और देश की गिरती अर्थव्यवस्था से क्या उन 10 लाख रोजगार के को वेतन देने में सक्षम हो पाएंगे, या फिर वो 10 लाख युवा जो ऑलरेडी जिन्हें रोजगार मिल गया, वो उन्हें फिर सड़क पे आना पड़ेगा अपने वेतन के लिए। पिछले आंकड़ों को ध्यान दे तो भारत और उनके राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा कुछ ऐसे रहा।
जब हम बात संविधान के आर्टिकल 273, 275 और 282 के अंतर्गत राज्यों को 3 प्रकार के सहायता अनुदान प्रदान किए जाते हैं कर के रूप में। 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से संघ यानी हमारा भारत यानी केंद्र सरकार और राज्य यानी खुद बिहार के बीच टैक्स वितरण का परिवर्तन किया गया। उसके बाद 14वें वित्त आयोग ने अपने रिपोर्ट में केंद्रीय राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 32 से बढ़ाकर 42 का सुझाव दिया और उसे केंद्र सरकार ने 45 के रूप में स्वीकार कर लिया। 2015-16 राज्यों को 50% से अधिक राजस्व अंतरित किए गए, जिससे केंद्र को काफी किल्लत झेलनी पड़ी और धीरे धीरे सरकार अपना कैंची राज्यों पे चलाने लगा। टैक्सें कम देने लगे और जितने भी पुराने योजनाएं थे उसे धीरे धीरे बंद किए जाने लगे। सवाल साफ है कि क्या अब की बार इस बिहार सरकार को कितना अपनों से और राज्यों से लड़ना पड़ेगा अपने राज्यों के विकास के लिए। दूसरा, जब केंद्र सरकार से ये पूछा गया कि आप राज्यों के हिस्सेदारियों की कटौती क्यों कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार का जवाब आया कि हम राज्यों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए हम उसे दिशा निर्देश दे रहे हैं और उसी दिशा निर्देश से वो मजबूत होंगे। लेकिन बहरहाल हम मिलते हैं एक नए संवाद के साथ। आज क्या होगा तो निश्चित ही आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और हो सके तो कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सुझाव मेरा एक नया करने और समझने और समझाने की उद्देश्य से होता है। लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, बिहार संवाद में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद, आपका अनुराग।